फूलपुर नामक एक छोटे से गांव का एक साधारण घर। सत्यपाल एक मेहनती रसोइया है, लेकिन पैसे की कमी से परेशान है। उदास होकर वो चारपाई पर बैठा है। उसकी पत्नी प्रेमवती फर्श पर झाड़ू लगा रही है। सत्यपाल आह भरते हुए कहता है, प्रेमवती, और कितने दिन ऐसे चलेगा? गांव में मेरा खाना सबको पसंद है, लेकिन खुद का छोटा सा ढाबा खोलने के लिए पैसे नहीं है। दूसरों के घरों और शादियों में खाना पका पका कर थक गया हूँ। प्रेमवती काम रोक कर कहती है, हिम्मत मत हारिए जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आपके हाथों में जो स्वाद है वो और किसी के पास नहीं। जब परोसने के लिए जगह ही नहीं है तो स्वाद का क्या फायदा? कल ठेकेदार नया गोदाम बनवा रहा है, उसने वहाँ जाकर मजदूरी करने को कहा है। क्या खाना बनाने वाले हाथ ईंटें उठाएंगे? नहीं, हमारी पंचायत ऑफिस के पीछे जो बंजर जमीन है वहाँ कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियाँ हैं, सब गड्ढे ही गड्ढे हैं। खैर, खाली बैठने से तो अच्छा है कि वहाँ जाकर देख ली, शायद छोटा सा ठेला लगाने के लिए कोई जगह मिल जाए। पंचायत ऑफिस के पीछे दोपहर 10 एक बड़े से पत्थर के पास सत्यपाल झाड़ियाँ और बाकी कचरा साफ कर रहा है। वो अपने फावड़े से एक भारी पत्थर पर मारता है। वो पत्थर खोखली आवाज करता है। सत्यपाल हैरानी से कहता है, अरे, ये पत्थर ऐसी खोखली आवाज क्यों कर रहा है? वो पत्थर के चारों ओर देखता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे धकेलता है। वो थोड़ा खिसकता है और एक अंधेरा सकरा रास्ता उसे दिखाई देता है। सत्यपाल आंखें फाड़ कर देखता है। यहाँ ऐसी कोई चीज है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था। फिर वो अंदर झाँकता है। अंधेरा है, लेकिन ठंडी हवा आ रही है और अंदर से काफी चौड़ा भी लग रहा है। यहाँ तो भाई बड़ी ठंडक है और जगह भी बहुत है। अचानक उसे एक विचार आता है। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बातें करते हुए कहता है, जगह तो मिल गई। अगर इसे थोड़ा साफ कर लूं तो ठेला नहीं, सीधा ढाबा खोल सकता हूँ। और किराया कितना? 0। वाह रे सत्यपाल बाबू, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। गुफा के अंदर सत्यपाल और उसका पक्का दोस्त कन्हैया है। दोनों मिलकर गुफा की सफाई कर रहे हैं। कुछ लालटेन लटकाए गए हैं। हर जगह हैरानी की हद तक बड़ी है। कन्हैया जोर से चीखते हुए कहता है, अच्छा, अरे सत्यपाल, ये किस भूतिया बंगली में लाकर फंसा दिया तूने मुझे? मकड़ी के जाले कम थे क्या जो अब धूल भी फांकनी पड़ रही है? चुप कर कन्हैया, तुझे क्या पता? ये भूतिया बंगला नहीं, हमारा ताजमहल है। यहीं पर हमारा नया ढाबा खुलने वाला है। कन्हैया हंसते हुए कहता है, ढाबा, और वो भी गुफा में? भाई, लोग यहाँ खाना खाने आएंगे या भालू का नाच देखने? यहाँ तो ऐसा अंधेरा है कि अगर दाल में मक्खी भी गिर जाए तो लोग उसे पनीर समझकर खा लेंगे। तुझे समझ नहीं आएगा, इसे थीम कहते हैं भाई, थीम। शहर वाले ऐसे गुफा रेस्टोरेंट में जाने के लिए हजारों रुपए लुटाते हैं। हम अपने गांव वालों को ये फीलिंग फ्री में दे रहे हैं। थोड़ा साफ करके 2-4 बल्ब लगा देंगे तो बस। कन्हैया सिर खुजलाते हुए कहता है, बात तो 100% सही है, लेकिन खाना क्या बनाएगा? पत्थरों की सब्जी और मिट्टी की रोटी? अरे, मेरे हाथों का कमाल तो देख तू। सुन, कल से हमारा बिजनेस शुरू। तू बाहर खड़े होकर लोगों को बुलाएगा, सत्यपाल गुफा ढाबा आइए, गुफा में छुपिए। मेरा मतलब है खाइए, ऐसा बोलना। सत्यपाल ने हाथ से लिखा हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटकाया है। गुफा ढाबा, ठंडी जगह, गरम खाना। कन्हैया बाहर एक प्रमोटर की तरह खड़ा है। कन्हैया आते जाते लोगों की तरफ चिल्ला रहा है, आइए आइए, गांव वालों आइए, धूप से बचिए, गुफा का मजा लीजिए। अंदर एसी फेल और सत्यपाल भाई के खाने के आगे बड़े बड़े होटल फेल। गांव के सरपंच का मुंशी गिरधारी वहां आकर रुकता है। क्या कन्हैया, ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तूने? गुफा में ढाबा, ये कोई कानूनी काम भी है? कन्हैया घबराहट भरी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे मुंशी जी, कानून की बात तो ठीक है, लेकिन स्वाद का क्या? अंदर चलिए, सत्यपाल ने आपकी पसंदीदा आलू गोभी बनाई है। एक बार खा लेंगे तो सारे कानून भूल जाएंगे। गिरधारी शक करते हुए लेकिन ललचाते हुए कहता है, आलू गोभी? ठीक है, चल देखता हूँ तेरा ये भूतिया बंगला कैसा है। अंदर लालटेन की रोशनी से गर्म और खुशनुमा माहौल है। कुछ
साधारण मेज कुर्सियां रखी हैं। प्रेमवती खाना परोसने में मदद कर रही है। गिरधारी शक भरी नजरों से चारों तरफ देखता है और बैठ जाता है। सत्यपाल जुगाड़ से बनाई गई रसोई से बाहर आता है। आइए मुंशी जी, गुफा ढाबा में आपका स्वागत है। बताइए क्या लाऊं? ये जगह सच में बड़ी ठंडी है। यहाँ एसी की तो कोई जरूरत ही नहीं। खैर, एक प्लेट खाना लगा दे। आलू गोभी बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा कन्हैया कह रहा था। सत्यपाल खाना परोसता है। गिरधारी एक निवाला खाता है। खुशी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। गिरधारी मजे से चबाते हुए कहता है, अरे वाह सत्यपाल, सब्जी में क्या जादू किया है भाई तूने। इस गांव में ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। कन्हैया सही कह रहा था, बाहर धूप और अंदर ये लाजवाब खाना, मजा आ गया। कन्हैया सत्यपाल की तरफ आंख मारते हुए कहता है, देखा मुंशी जी, गुफा का चमत्कार और सत्यपाल भाई के हाथों का प्यार। सत्यपाल विनम्रता से हंसते हुए कहता है। धन्यवाद मुंशी जी, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कुछ हफ्तों बाद ढाबा ठीक ठाक चल रहा है। सत्यपाल थोड़े बहुत जो पैसे कमाए हैं उन्हें गिन रहा है। प्रेमवती चिंता में दिख रही है। जी सब ठीक तो चल रहा है ना? लोग आ रहे हैं, खाना भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं प्रेमवती, वैसे तो थोड़े बहुत आ रहे हैं। कम से कम मजदूरी करने तो नहीं जाना पड़ रहा। लेकिन वो गुफा कुछ अजीब सी है। कभी कभी लगता है कि हम वहाँ सही काम नहीं कर रहे। प्रेमवती उलझन में कहती है, सही काम नहीं कर रहे? मतलब किसी ने कुछ कहा क्या? मुंशी जी तो रोज खाना खाने आ रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या तुमने उस गुफा को ध्यान से देखा है? उसकी दीवारों को देखा है? वहाँ कुछ निशान है, पुराने जमाने में साधु महात्माओं के ध्यान करने के निशान। उसके पीछे के हिस्से में एक छोटी सी जगह है, वो बिल्कुल किसी मंदिर जैसी लगती है। हाँ मैंने भी देखा है, वहाँ एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वही तो, वहाँ प्याज लहसुन का खाना बनाना, लोगों का चिल्लाना, शोर शराबा, पैसे कमाने के लिए हम उस पवित्र जगह का अपमान कर रहे हैं, ऐसा मेरा मन में कहीं लगने लगा है। कन्हैया कुर्सी सेट कर रहा है। सत्यपाल पक्के इरादे के साथ अंदर आता है। कन्हैया, ढाबा बंद करना पड़ेगा। कन्हैया हाथ में पकड़ी कुर्सी नीचे रखते हुए कहता है, क्या पागल हो गया है क्या तू? अभी तो गाड़ी पटरी पर आ रही है। मुंशी जी की सिफारिश से आसपास के गांव से भी लोग आ रहे हैं और तू अब बंद करने की बात कर रहा है। गुफा में सच में कोई भूत देख लिया क्या? भूत नहीं कन्हैया, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। ये गुफा खाना खिलाने के लिए नहीं, शांति से बैठने के लिए है। ये किसी प्राचीन साधु की तपस्या करने की जगह जैसी लगती है। हमने अपने स्वार्थ के लिए इसे ढाबा बना दिया। कन्हैया झुंझलाते हुए कहता है, तू हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा सत्यपाल। भाई पेट भरने की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। तू लोगों को खाना खिलाकर पुण्य ही तो कमा रहा है। पैसे लेकर खाना खिलाने से पुण्य नहीं मिलता कन्हैया, हर चीज का एक सम्मान होता है। मैं अपनी जरूरत के लिए इतनी शांत जगह को ढाबे के शोर शराबे से नहीं भर सकता। मैं आज ही सारा सामान निकाल रहा हूँ। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, लेकिन सोच ले, फिर से बाहर जाकर उसी ठेकेदार की बातें सुननी पड़ेगी, मिट्टी उठानी पड़ेगी। एक हफ्ते बाद गुफा खाली पड़ी है, ढाबे का बोर्ड नहीं है। सत्यपाल बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए एक छोटे से पत्थर पर बैठा है। वो थका हुआ लग रहा है, लेकिन शांत है। तभी कन्हैया दौड़ते हुए आता है और हाफते हुए कहता है, हाँ, सत्यपाल, अरे सत्यपाल, यहाँ इतनी शांति से क्यों बैठा है? गांव में बड़ा हंगामा हो रहा है। सत्यपाल शांति से कहता है, क्या हुआ कन्हैया? पहले सांस तो ले, किसकी भैंस खो गई? भैंस नहीं भाई, तेरी किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। शहर से नई हाईवे कंपनी वाले सड़क बनाने आए हैं ना, उनका बड़ा साहेब मुंशी जी के साथ एक बार अपनी गुफा में खा कर गया था। उसको तेरा खाना बहुत पसंद आया। सत्यपाल हैरानी से कहता है, तो अब तो मैंने गुफा बंद कर दी ना। वही तो, वो तेरे लिए ही ढूंढ रहे हैं। उनकी कंपनी के मजदूरों, स्टाफ, सबके लिए रोज खाना बनाने के लिए उन्हें एक हेड कुक चाहिए। तुझे फिक्स सैलरी देंगे और तो और हाईवे पर अपना खुद का ढाबा खोलने के लिए जगह भी देंगे, ऐसा ऑफर किया है। सत्यपाल यकीन ना करते हुए खड़ा हो जाता है। सच कह रहा है कन्हैया? हाईवे पर जगह, पक्की नौकरी? कन्हैया सत्यपाल को गले लगाते हुए कहता है, हाँ भाई, देखा, तूने ही कहा था ना कि उस गुफा का सम्मान करना चाहिए। उसकी शांति के लिए तूने गुफा खाली कर दी। भगवान ने तेरे लिए पूरा हाईवे ही खोल दिया। अब शहर वालों को हम सत्यपाल का असली ढाबा का स्वाद चखाएंगे। लेकिन एक बात, नए ढाबे में अंधेरा मत रखना।
मक्खियाँ नहीं दिखती। सत्यपाल खुशी के आंसुओं के साथ हंसते हुए कहता है। अच्छा अरे पागल, चल ये खुशखबरी प्रेमवती को देते हैं। दोनों खुशी खुशी सत्यपाल की घर की तरफ चले जाते हैं।